तो बच्चों हम पढ़ रहे थे 12th क्लास की बिजनेस स्टडी और हमारा टॉपिक था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किए थे 7 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जिनको बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय फियोल। अब हम बचे हुए 7 प्रिंसिपल करेंगे। टोटल 14 प्रिंसिपल हैं जो फियोल ने हमें दिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल है डिसिप्लिन। देखिए डिसिप्लिन का आपको भी पता है, सब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम करना। तो यहाँ पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉयमेंट्स के रूल्स रेगुलेशन है, जो एम्प्लॉयज के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, जो ऑर्गेनाइजेशन के बेसिक रूल्स हैं, उनको फॉलो करने के बारे में बताया गया है कि जो भी रूल्स हैं उनको बहुत स्ट्रिक्ट मैनर में बिल्कुल अच्छे से ऑब्लिग्ड होके फॉलो करना चाहिए। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे रखा है, जैसे कि मैटरनिटी लीव के कुछ रूल्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। गवर्नमेंट ने भी प्रेस्क्राइब किया है कि मैटरनिटी लीव जो है कंपलसरी है। सभी ऑर्गेनाइजेशंस को जो विमेन को हायर करती हैं उन्हें मैटरनिटी लीव प्रोवाइड करवाना विद इन रूल्स है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इसको फॉलो नहीं करती है तो ये डिसिप्लिन के अगेंस्ट जाएगा। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ये प्रिंसिपल फॉलो करती है तो उसकी एडवांटेजेस क्या होती हैं? देखो, बेटर रेपुटेशन होगी उस ऑर्गेनाइजेशन की। जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग डिसिप्लिन में काम करता है तो उनकी एक अलग ही इमेज सेट होती है पूरी की पूरी मार्केट में, इंडस्ट्री में और लोगों की नजर में। तो बेटर रेपुटेशन होगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी एम्प्लॉयज की। क्योंकि देखो, अगर आप विद इन रूल्स काम करेंगे तो आप वेस्टेज नहीं करेंगे, कुछ भी अलग मतलब कुछ ऐसा नहीं करेंगे जो कि रूल्स के खिलाफ है। ठीक है, तो क्या होगा, एफिशिएंसी एम्प्लॉयज की बढ़ेगी क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे। आगे है मैनेजमेंट के रिलेशन। लेबर और मैनेजमेंट का रिलेशन अच्छा होगा क्योंकि मैनेजमेंट अपने रूल्स पे रहेगी और लेबर्स अपने रूल पे रहेंगे। दोनों के दोनों अपने अपने काम को अच्छे तरीके से करेंगे, डिसिप्लिन में रह के, विद इन प्रेस्क्राइब डिसिप्लिन। तो क्या होगा, लेबर मैनेजमेंट के रिलेशन अच्छे होंगे। जैसे कि आपका स्कूल ही लगा लो, अगर आपके स्कूल में सभी स्टूडेंट अच्छे से डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, क्यूज में चलते हैं, अपना काम करके आते हैं, टीचर से मैनर से बात करते हैं, और आप भी क्या करते हो एज अ टीचर भी आप सब क्या करते हो, अच्छे तरीके से उनको ट्रीट करते हो, उनको एज अ ह्यूमन बीइंग करते हो ट्रीट, ना कि उनको बहुत ज्यादा प्रेशराइज करते हो स्टडी के लिए, उनको समझते हो। तो ये आपके स्कूल का एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया ताकि आप उसको कनेक्ट कर सको। यू फील कनेक्टेड विद द डिसिप्लिन प्रिंसिपल। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। सेकेंड प्रिंसिपल इज रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज। रेम्यूनरेशन जो है ऐसा होना चाहिए जो कि फेयर हो। मैंने यहाँ पे हाई रेम्यूनरेशन नहीं बोला। देखिए, आपका ऑर्गेनाइजेशन मान लो काफी ज्यादा बड़ा नहीं है, योर ऑर्गेनाइजेशन होना ये के नॉर्मल से लेवल पे है, बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे भी नहीं है और स्मॉल लेवल पे नहीं है, तो आपको हायर रेम्यूनरेशन की रेस में नहीं जाना कि भाई बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा अच्छी सैलरी पैकेज दे रहे हैं अपने एम्प्लॉयज को तो आपको उनको जस्ट कॉपी करना नहीं। आपको फेयर रेम्यूनरेशन देना अपने एम्प्लॉयज को जो उनके लिविंग स्टैंडर्ड को फुलफिल कर सके, एक कंफर्टेबल लिविंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर सके, ऐसा रेम्यूनरेशन देना। जैसे कि गवर्नमेंट सेक्टर में भी क्या होता है, एम्प्लॉयज को डियरनेस अलाउंस दिया जाता है, महंगाई भत्ता जिसको बोलते हैं। जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है उसके हिसाब से आप एम्प्लॉयज की सैलरीज भी बढ़ा रहे हो। आपने सुना होगा 7th पे स्केल, सुना है किसी ने? 7th पे स्केल के अकॉर्डिंग जो अभी डियरनेस है, जो महंगाई है, उसके हिसाब से गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ती रहती है, उसके अकॉर्डिंग फिक्स होती है। ठीक है, तो उस तरीके से आपको क्या करना, फेयरली रेम्यूनरेट करना है। ठीक है, और आपने ये भी सुना होगा कि यहाँ पे जितने स्टूडेंट बैठे हैं आपने सुना होगा कि प्राइवेट सेक्टर में कम सैलरी प्रोवाइड होती है, गवर्नमेंट में ज्यादा सैलरी प्रोवाइड होती है। तभी तो क्या होता है, लोग गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ जाते हैं क्योंकि वहां पे फेयरली रेम्यूनरेशन मिलता है ना बच्चों। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको रेम्यूनरेशन अच्छा चाहिए। ठीक है, तो फेयर रेम्यूनरेशन अगर आप प्रोवाइड करोगे तो आपके पास टैलेंटेड एम्प्लॉयज स्टे करेंगे, आपके पास अच्छे एम्प्लॉयज आएंगे। अदरवाइज आपके पास अनस्किल्ड लोग आएंगे जो कि कम पैसे में भी काम तो कर देंगे बट आपका वो क्वालिटी ऑफ वर्क उतना नहीं होगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा प्रोवाइड हो, फेयर रेम्यूनरेशन हो, ऐसा आप प्रोवाइड करो। एडवांटेजेस इसकी क्या होंगी, सेटिस्फेक्शन जो है एम्प्लॉयज का वो बूस्ट होगा, बढ़ेगा, क्योंकि वो खुश होकर काम करेंगे कि हाँ जहां हम काम करें वहां पे हमारा ध्यान रखा जा रहा है, हमें अच्छे से रेम्यूनरेट किया जा रहा है।
लेबर टर्नओवर रेशियो, LTR का मतलब है लेबर टर्नओवर रेशियो। इसका मतलब होता है इंप्लॉयज के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जाने की रेशियो, कि वो कम हो जाएगी। कोई भी इंप्लॉयज ऐसे नहीं जाएगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन से विदाउट एनी जस्टिस रीजन, कि भाई कोई फेयर रीजन होगा कि वो छोड़ के जाएगा, जैसे वो वहां से शिफ्ट हो रहे हो या फिर उनकी हेल्थ इशू हो। अदरवाइज कि सैलरी के बेसिस पे वो नहीं जाएंगे, रेमुनरेशन के बेसिस पे ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के नहीं जाएंगे। और जो यहाँ पे मैंने यही लिख रखा है कि जो गवर्नमेंट सेक्टर है वहां पे ये चीज ध्यान में रखी जाती है, इसलिए अच्छे टैलेंटेड लोग गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ जाते हैं। ठीक है, अगला प्रिंसिपल है ऑर्डर। ये प्रिंसिपल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, राइट पर्सन शुड बी प्लेस्ड ऑन राइट जॉब एंड राइट थिंग्स शुड बी प्लेस्ड ऑन राइट प्लेस। कि सही इंसान सही जॉब को करे, यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि बाकी गलत है जिसको प्लेस कर रहे हो आप, नहीं। जिसमें जो स्किल हो, जो काम करने के लिए लायक हो, जैसे आपका इंटरेस्ट और स्किल किसी पर्टिकुलर काम को करने में है तो आपको वही काम दिया जाना चाहिए। ठीक है, मान लो आपको कंप्यूटर से रिलेटेड काम करना पसंद है तो आपको मैनुअल वर्क नहीं देना चाहिए। ठीक है, अगर किसी को मैकेनिकल वर्क में इंटरेस्ट है और उसका स्किल भी है उसमें, तो आपको ऐसे ही पर्सन को उसमें लगाना चाहिए ताकि एफिशिएंसी बढ़े और आपकी आउटपुट भी रेज हो। ठीक है, तो राइट पर्सन शुड बी ऑन राइट जॉब एंड राइट थिंग्स शुड बी ऑन राइट प्लेस। ठीक है, अब राइट थिंग्स ऑन द राइट प्लेस का मतलब क्या है? कि जो चीजें जहां होनी चाहिए वहीं हो। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आप मशीनरी, आपके पास मशीनरी आपके ऑर्गेनाइजेशन में, उसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं, जो एसेंशियल स्पेयर पार्ट्स और लुब्रिकेंट्स वगैरह, नट बोल्ट वगैरह, वो उसके आसपास से स्टोर करके रखने चाहिए। ये नहीं कि आपका कोई पार्ट कहीं पड़ा है, कोई पार्ट कहीं पड़ा है और मान लो मशीन खराब हो जाती है और आप उसको ढूंढते रह जाओ, आपका टाइम वेस्ट हो जाए और आपका प्रोडक्शन भी रुक जाए। ठीक है, आपको हर चीज प्रॉपर प्लेस पे होनी चाहिए और पता भी होना चाहिए कौन सी चीज कहाँ रखी हुई है, ताकि आपका टाइम और मनी वेस्ट ना हो। ठीक है, एग्जाम्पल यही है रॉ मटेरियल वाला। अब इसकी एडवांटेज क्या होगी? एडवांटेज होगी कि बेटर डिसिप्लिन होगा चीजों में। बेटर डिसिप्लिन कैसे होगा? क्योंकि हर चीज प्रॉपर जगह पे है और हर इंसान अपना अपना काम कर रहा है अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, अपनी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग, और कोई भी टाइम का लॉस नहीं होगा और यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बहुत अच्छे से होगा। क्योंकि आप हर चीज को प्रॉपर प्लेस पे रखोगे तो आपकी वेस्टेज कम होगी, टाइम की भी और उस मटेरियल की भी और कॉस्ट की भी। ठीक है, तो इसकी एडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब कोई भी इनोवेटिव काम करना, कोई नया आइडिया देना। ठीक है, तो जितने भी आपके एम्प्लॉयज है, सबॉर्डिनेट्स हैं, सुपीरियर्स को क्या करना चाहिए? उनको मोटिवेट करना चाहिए कि वो अपने नए नए आइडियाज दें कुछ भी काम करने के ऑर्गेनाइजेशन में, और उनको कोई भी नया प्लान एग्जीक्यूट करने का, उनको इनिशिएटिव लेने का, कोई भी नया प्लान एग्जीक्यूट करने का, कोई भी नई तरीके से कोई आइडिया सोचने का उनको छूट होनी चाहिए उस चीज की, ताकि वो रिस्ट्रिक्टेड फील ना करे कि हाँ हमारी तो कोई वैल्यू है ही नहीं। ठीक है, उनको ऐसा फील नहीं होना चाहिए। अगर आप एज अ एम्प्लॉय, आपके पास कोई अच्छा आइडिया है, आप कोई काम अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते हो, तो सुपीरियर्स की को ये ऐसा करने देना चाहिए उन्हें, ताकि वो कनेक्टेड फील करे ऑर्गेनाइजेशन से और खुश होकर काम करे, इनकरेज होकर काम करे। ठीक है, तो वही थिंकिंग जो है वो बढ़ेगी। अगर हम इनिशिएटिव करने के उनको छूट दे देते हैं तो एम्प्लॉयज की थिंकिंग बढ़ेगी, वो अच्छा सोचेंगे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि कैसे मैं इंप्रूव कर सकता हूँ आउटपुट, कैसे मैं इस प्लान को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, कैसे मैं सेल्स को बढ़ा सकता हूँ, ठीक है, कैसे मैं वेस्टेज को मिनिमाइज कर सकता हूँ, तो वो उस तरीके से काम करेंगे। ठीक है, अटैचमेंट भी बढ़ेगी। जब आपको थोड़ी अथॉरिटी दे दी जाती है कोई भी इनिशिएटिव लेने की, तो आपको अटैच फील होता है कि हाँ ऑर्गेनाइजेशन में मेरी भी बात की कोई वैल्यू है। ठीक है, और कोऑपरेशन भी बढ़ेगा सुपीरियर और सबॉर्डिनेट्स में भी। और जैसे कि एक एग्जांपल लगा लो कि मैं सेल्स का टारगेट अपने एम्प्लॉय को बोलती हूँ कि देखो सेल्स को इंप्रूव करना, चलो आइडिया बताओ सेल्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो कुछ एम्प्लॉय बोलेंगे कि चलो हम एक ऑफर लॉन्च कर देते हैं कि बाय वन गेट वन का ऑफर ले आते हैं। ठीक है, हम थोड़ा सा प्राइस डाउन कर देते हैं, या फिर कोई एम्प्लॉय बोलेगा नहीं सेलिब्रिटी से हम अपनी ना एडवर्टीजमेंट करवा लेते हैं तो हमारी सेल्स बढ़ जाएगी। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज देंगे, तो इसे ही इनिशिएटिव बोला जाता है। ठीक है, आगे है इक्विटी। इक्विटी मीन्स आपको भी पता होगा समान, सबको समान रखना, इक्वल रखना।
ठीक है। ट्रीट सबॉर्डिनेट फेयरली, कोई भी फेवरेटिज्म नहीं करनी आपको, सभी इंप्लॉइज आपके लिए एक समान होने चाहिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोई अच्छे से काम नहीं कर रहा, अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा, आप उसको भी वैसे ही ट्रीट करो जो अच्छे से काम कर रहा है। जैसे आपके स्कूल में भी होता होगा, अगर मान लो एक बच्चे ने अच्छा काम कर दिया और एक ने नहीं करा, और टीचर फिर भी जिसने अच्छा काम नहीं करा उससे भी बहुत अच्छे से बिहेव कर रही है, तो जिसने अच्छे से काम किया होगा ना, वो तो सोचता होगा भाई ना ही करे तो अच्छा है, हमारी कोई वैल्यू तो होती नहीं, हमें अप्रिसिएशन तो मिलती नहीं, ना करने पे भी वही है और करने पे भी वही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जो अच्छा काम करे उसको अप्रिशिएट करो आप, ताकि वो और अच्छा काम करे, ठीक है। और जो अच्छा काम नहीं करता है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए आउटपुट नहीं रेज करता है, उसको मतलब उसको उस तरीके से पुश करो ताकि वो फ्यूचर में और अच्छा काम करे, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास एक एग्जांपल है, जैसे कि 2 इंप्लॉइज है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, मैं आपकी सुपीरियर और मेरे 2 इंप्लॉइज हैं, ठीक है। तो उनमें से एक इंप्लॉइज मेरा रिलेशन में पड़ता है, ठीक है। तो वो अच्छा काम नहीं करता, आउटपुट मतलब सेल्स के टारगेट पूरे नहीं करता या फिर प्रोडक्शन के टारगेट पूरे नहीं करता, स्टिल मैं उसकी सैलरी उतनी ही पे करती हूँ जितनी की दूसरे इंप्लॉइज की करती हूँ। तो ये हो गया फेवरेटिज्म, वहां पे भाई भतीजावाद, जिसको नेपोटिज्म भी बोलते हैं, ये वो वाला केस हो गया। तो यहाँ पे इक्विटी नहीं हुई, ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इक्विटी के प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। स्टेबिलिटी यानी कि पर्सोनल को उनका जो टेन्योर है ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का, वो फिक्स होना चाहिए एक हद तक। स्टेबिलिटी होनी चाहिए, उन्हें बिना किसी रीजन के एकदम से ऐसे फायर नहीं कर देना चाहिए, ले ऑफ नहीं करना चाहिए कि जैसे मान लो आपका ऑर्गेनाइजेशन में लॉस हो गया, कोई थेफ्ट हो गया, कोई ऐसा मतलब चेंजेस हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में कि आप एम्प्लॉयज को रख नहीं पाओगे, तो आप एकदम से उनको हटा दोगे, नहीं, उनको थोड़ी सिक्योरिटी होनी चाहिए टेन्योर की, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल मैंने लिखा कि मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए एटलीस्ट अपने एम्प्लॉयज के साथ, ताकि उनको ऐसा लगे कि हाँ हम इस ऑर्गेनाइजेशन में सिक्योर हैं और हम वो फिर फ्री माइंड होके काम करेंगे। अदरवाइज अगर उनको पता होगा कि इनको कभी भी निकाल दिया जाएगा तो वो अटैच ही नहीं होंगे ऑर्गेनाइजेशन से। जैसे कैजुअल एम्प्लॉयज होते हैं, वो सिर्फ दिखाने के लिए काम करते हैं, इतना अच्छा क्वालिटी का काम नहीं करते, ठीक है। तो इसी वजह से कैजुअल और परमानेंट एम्प्लॉयज में डिफरेंस होता है। तो हमें स्टेबिलिटी रखनी चाहिए टेन्योर की, एक एटलीस्ट मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट होने देना चाहिए, मिनिमम टाइम तो देना चाहिए जिससे वो स्टे कर सके, उनको कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ हम इस ऑर्गेनाइजेशन में ही रहेंगे। आगे इसके एडवांटेजेस क्या होगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एम्प्लॉयज का, वो कॉन्फिडेंट होकर काम करेंगे, हाँ हम यही हैं, सिक्योर हैं, उनको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी। नेक्स्ट है रेपुटेशन बढ़ेगी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की जो एक पर्टिकुलर परमानेंट काइंड ऑफ आपको ये जो परमानेंट काइंड ऑफ आपको काम पे रखते हैं, ठीक है। आगे है लेस एक्सपेंस होगा ट्रेनिंग पे। कैसे, अगर आपके एम्प्लॉयज ज्यादा समय तक टिके रहेंगे तो आपको बार बार नए एम्प्लॉयज को ट्रेन नहीं करना पड़ेगा, आपका ट्रेनिंग के एक्सपेंसेस बच जाएंगे, ठीक है। लास्ट हमारा ये प्रिंसिपल है आज का, स्पिरिट ऑफ डी कॉप्स। स्पिरिट, टीम स्पिरिट हमें डेवलप करना है एज ए मैनेजर, एज ए सुपीरियर। आपको अपने एम्प्लॉयज में जो आपके अंडर काम कर रहे हैं, एक टीम की भावना को डेवलप करना है, मोटिवेट करते रहना है उनको। आपको कभी भी आई वर्ड का यूज नहीं करना, आपको वी वर्ड का यूज करना है कि हाँ हम सब काम करेंगे। जैसे आपने इलेक्शंस के टाइम देखा होगा, जब प्रेसिडेंट ओबामा, कभी उनकी स्पीच सुनना, ठीक है। जब इलेक्शंस थे, ओबामा जब पहली बार प्रेसिडेंटशिप के लिए खड़े हुए थे यूएसए में इलेक्शन के लिए, तो उन्होंने एक स्पीच दी थी, यस वी कैन के नाम से उनका एक स्लोगन चला था बहुत ज्यादा। उस टाइम पे यूएसए में बहुत ज्यादा रिसेशन चला हुआ था और लोग बहुत ही डिमोटिवेटेड थे कि हम कैसे इस रिसेशन से बाहर आएंगे, बट उन्होंने एक होप जगाई, कहा कि यस वी कैन, हम कर सकते हैं इस चीज को। तब लोगों ने उनसे भरोसा जताया और उनको प्रेसिडेंट बना दिया। तो इतना ज्यादा काम करता है टीम की भावना का ये। एक तरीके से अगर आप टीम की तरह अपने ग्रुप को लेके चल रहे हो, अपने सबॉर्डिनेट को चल रहे हो, ना कि सिर्फ अपने आप को आगे रख रहे हो, तो वो मोटिवेट होंगे और आपकी सारे डायरेक्शंस को फॉलो करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन की बेटरमेंट के लिए काम करेंगे, ठीक है। और इसके क्या क्या एडवांटेजेस होंगे, आपके जो टारगेट्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो टाइमली अचीव हो जाएंगे और स्वीट रिलेशंस जो हैं मेंटेन होंगे सबॉर्डिनेट और सुपीरियर्स के बीच में।